संयोजन का क्या मतलब होता है? दो चीज़ों का जुड़ना। जब दो या दो से अधिक चीज़ें जुड़ेगी तो उसको क्या बोलेंगे? संयोजन। तो यही अब अगर हम रसायन विज्ञान में देखें तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके, आपस में जुड़ करके नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो परिभाषा है इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। संयोजन के नाम से समझ में आ रहा है कि दो या दो से अधिक चीज़ें जुड़ेगी और एक नई चीज़ बनेगी, तो उस अभिक्रिया को हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। कोई भी लिख सकता है। अगर मैं किसी बच्चे को भी ये बोल दूं कि संयोजन क्या होता है बेटा, तो वो कहेगा कि दो चीज़ों का या दो से अधिक चीज़ों का जुड़ना। तो यही हमको लिखना होता है। पेपर का मकसद क्या होता है? बच्चे की नॉलेज चेक करना कि उसको कितना आता है। तो अगर बच्चा अपनी भाषा में लिखता है तो उसको अच्छे नंबर मिलते हैं और याद भी नहीं करना पड़ता। तो मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको यहीं पे सब याद होता चला जाए। कुछ भी उनको, अगर आप चाहें तो कॉपी में लिख सकते हैं। उससे अगर याद रखने में अगर थोड़ी दिक्कत होती है तो रिवीजन के तौर पे कॉपी में लिख सकते हैं। तो दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जब संयोग करते हैं तो जो उत्पाद बनता है उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे मान लो कि एक अभिकारक है A और दूसरा अभिकारक है B। मैंने पहले ही बता रखा है जो तीर के निशान के बाईं तरफ होते हैं वो तो होते हैं अभिकारक और जो दाईं तरफ होते हैं वो होते हैं उत्पाद। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता रखा है पहले भाग में। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे कि जो अभिकारक जुड़ेंगे तो एक उत्पाद बनेगा। जैसे एक अभिकारक A था, दूसरा अभिकारक B, ये दोनों संयोग हो गए तो एक उत्पाद बन गया AB। तो यहाँ पे देखो कि इन दोनों में कुछ न कुछ जुड़ा हुआ, ये दोनों जुड़ गए तो नए बंध का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इस अभिक्रिया में नए उत्पाद निर्माण के साथ साथ नए बंधों का निर्माण होता है। ठीक है, उदाहरण लेते हैं कि जैसे मान लो कोयला है। कोयला क्या होता है? कार्बन। तो कार्बन को हम क्या लिखते हैं? कोयला होता है कार्बन और कार्बन को हम लिखते हैं C। तो मैंने कहा कि बच्चों कोयले को जलाना है, तो कार्बन जो होता है वो ठोस होता है। तो ठोस को हम दिखाते हैं S से, ये ठोस को हम दिखाते हैं S से। जो गैस होती है उसको हम दिखाते हैं G से, G का मतलब गैस होता है। और द्रव को, जो द्रव पदार्थ होते हैं उसको हम दिखाते हैं L से। तो यहाँ पे C के नीचे S इसीलिए लिखा हुआ है कि इसका मतलब क्या है? ये ठोस अवस्था में है, क्योंकि जो कोयला होता है ठोस अवस्था में होता है। अब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला, ऑक्सीजन गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे देखो कि दो चीज़ें जुड़ रही है, C+O2 और बन क्या रहा है? CO2। तो किस तरह की अभिक्रिया है? दो चीज़ें जुड़ रही है और एक चीज़ बन रही है, तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा देखो, मैग्नीशियम है, उसको जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो ये भी किस तरह की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। मतलब जहाँ पे उत्पाद एक हो, पहचानने का तरीका, उत्पाद एक हो तो कोई ना कोई चीज़ जुड़ी होगी तब एक उत्पाद मिला। तो जहाँ पे जुड़ा हो रहा है और उत्पाद एक बन रहा है तो हम फटाक से कहेंगे कि ये किस तरह की अभिक्रिया है? ये संयोजन अभिक्रिया है। समझ में आ गया? अगली बात करते हैं। दूसरी टाइप की अभिक्रिया है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया को मैंने बताया कि वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अगर कहीं लिखा है, संयोजन का जस्ट उल्टा है, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब यहाँ पे अपघटन का मतलब क्या होगा? जस्ट संयोजन का उल्टा, कि एक जो उत्पाद है वो नहीं, एक इधर वाले को अभिकारक बोलेंगे, तो एक अभिकारक है वो दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। अभिकारक है वो दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अपघटन। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा था? वहाँ पे जुड़ के एक उत्पाद बन रहा था, यहाँ पे एक अभिकारक टूट रहा है, तो टूटेगा तो वियोजन होगा या अपघटन होगा और दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण होगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक अपघटित होकर या टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, अब ये विभक्त
कौन कौन से तरीकों से होता है? अगर ये ताप से विभक्त हुआ, ताप की वजह से टूटा, किसी चीज़ को गर्म किया तो वो टूट जाती है। जैसे पानी को गर्म किया तो पानी भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है। लकड़ी को गर्म किया या उसको जलाया तो वो राख में बदल जाती है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? अगर ताप की वजह से हो रहा है तो इसको बोलेंगे तापीय या फिर उष्मीय विघटन, ठीक है। ताप की वजह से हो रहा है या उष्मा की वजह से हो रहा है तो उष्मीय या तापीय। तापीय अगर लिखा रहे तो भी गलत नहीं है, तापीय अपघटन भी सही है, ठीक है। अगर विद्युत की वजह से हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? विद्युत अपघटन। और प्रकाश की वजह से हो रहा है तो प्रकाशीय अपघटन। तो हमें 3 तरह के अपघटन देखने हैं, एक तो विद्युत अपघटन, एक उष्मीय या तापीय अपघटन और तीसरा प्रकाशीय अपघटन। तो इन तीनों में सबसे पहले बात करते हैं विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया की, कि विद्युत के द्वारा अपघटन कैसे होता है। तो यहाँ पे उदाहरण देखो कि एक बीकर है, उस बीकर के अंदर 2 छड़ें लटकी हुई है। एक जो छड़ है उस पे ऋणात्मक आवेश है और दूसरी छड़ पे धनात्मक आवेश है, और ये विद्युत से जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही विद्युत से जुड़ेंगे तो इन तार से जो है विद्युत धारा आएगी, और विद्युत धारा यहाँ पे एक विलयन भरा होता है, जो विलयन है NaCl, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? जो नमक होता है उसी को हम सोडियम क्लोराइड NaCl कहते हैं। तो इसको हम घोल देते हैं। अगर NaCl घुल जाता है तो ये जो इसमें जब विद्युत प्रवाहित करेगी तो Na जो है प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, और Na प्लस जो है वो जो ऋणात्मक आवेश वाला जो इलेक्ट्रोड है या जो धातु है ऋणात्मक आवेश वाली, उस पर प्लस वाला जाके उसके ऊपर चिपकने लगता है। तो प्लस वाला तो इसके पास जाता है, और जो माइनस वाला है Cl वाला वो धनात्मक आवेश वाली छड़ी के पास जाता है। मैं यहाँ पे दोबारा समझाता हूँ कि N है तो है प्लस, ठीक है, और Cl है माइनस। तो जो ऋणात्मक वाला किसकी तरफ आकर्षित होता है? प्लस वाले की तरफ, तो प्लस वाले के ऊपर जाएगा। वो धनात्मक वाला जो ऋणात्मक वाली प्लेट है उसके ऊपर जाके चिपक जाएगा। तो इस तरह से जो NaCl था वो 2 भागों में टूट जाता है, Na प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। उसके बाद जो ये दोनों रोड है, इनके ऊपर जो Na वाला है वो तो सोडियम बना लेता है, और जो Cl वाला है वो Cl2 गैस बना लेता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने NaCl को 2 भागों में तोड़ दिया, इसलिए इसको क्या बोल दिया? विद्युत के द्वारा अपघटन हुआ, इसलिए इसको विद्युत अपघटन प्रोसेस कहा या विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को गलित अथवा द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पदार्थों का अपघटन होता है, उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। अगला देखते हैं ऊष्मीय अपघटन, जिसमें ऊष्मा का हम प्रयोग करेंगे अपघटन के लिए। तो एक ट्यूब है, इस ट्यूब में हमने यहाँ पे CaCO3 ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। जहाँ पे CO3 आता है उसको क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। जहाँ पे CO2 आता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड, और Ca क्या होता है? कैल्शियम। तो CaCO3 क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको समझा करो कि इसको कैसे बोलेंगे। जैसे ये CaO है तो इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम, और O क्या होता है? ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड। CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और S और G क्या इसकी अवस्था बताता है? S का मतलब ये ठोस है, ये भी ठोस है, और G का मतलब क्या है? गैस है। तो हम क्या समझ रहे थे कि कैल्शियम कार्बोनेट को लिया और उसको नीचे से गर्म किया, यहाँ पे बर्नर लगा दिया। बर्नर से जैसे ही आग निकलेगी कैल्शियम कार्बोनेट गर्म होगा, और कैल्शियम कार्बोनेट गर्म होके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो ये अपघटन किसके द्वारा होता है? विद्युत के द्वारा, इसलिए इसको हम विद्युत अपघटन नाम देते हैं। कि किसी यौगिक को ऊष्मा अथवा ताप देने पर वो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और जब भी प्रश्न आता है, मान लो अपघटन पूछा या विद्युत अपघटन पूछा, तो हम हर एक के लिए कम से कम एक उदाहरण याद रखना, एक उदाहरण लिखना जरूरी है, तभी पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक।
ठीक है। अगर इसको और 1 नंबर का आता है तो बस अभिक्रिया लिख के और इसकी परिभाषा लिख के छोड़ देना है। अगर 2 या 3 नंबर में आता है तो नीचे ये भी लिखना कि CaCO3 को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं CaCO3 को, कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम क्या लिखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर हमको कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और ये विद्युत द्वारा हुआ, इसलिए इस अभिक्रिया को विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहा। ऐसे पूरा समझाना पड़ेगा, ठीक है। और ये अपनी भाषा में लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये हमने समझ लिया ना कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो ये मिल गया, तो समझ लिया, तो हम लिख सकते हैं। अगला है प्रकाशीय अपघटन या विघटन। तो प्रकाशीय अपघटन क्या है कि जहाँ पे प्रकाश की उपस्थिति के कारण अपघटन की क्रिया होती है। तो इसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इसको देखो, सिल्वर ब्रोमाइड Ag क्या होता है, जो चांदी होती है, ये होती है सिल्वर या फिर चांदी, जो हमारे घर में माताएं वगैरह है वो पहनती है। और Br है ब्रोमीन। तो AgBr क्या हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड। चांदी को अंग्रेजी में सिल्वर कहते हैं, तो सिल्वर ब्रोमाइड या फिर चांदी ब्रोमाइड। तो अगर इसको प्रकाश की उपस्थिति में छोड़ दिया जाए तो ये सिल्वर और यहाँ पे क्या है Cl2 को हटा के Br2 करो, ये मिस प्रिंट है, यहाँ पे ये जो Cl2 है इसको हटा के Br2 करो, ठीक है, क्योंकि AgBr है तो Ag और Br में टूटेगा। तो ये अपघटन जो होता है ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अब इसका प्रयोग देखो, इसका प्रयोग महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो फोटोग्राफी है, जो फ़ोटो खींचते थे पुराने फोटोग्राफ, उनमें रील होती थी, इस तरह की रील आती है और ये रील धुलने के लिए जाती है। और जब धुलने के लिए जाती है तो उनको जो AgBr वाला द्रव पदार्थ AgBr जो होता है उसकी उपस्थिति में ही पुराने टाइम पे फ़ोटो बनते थे। AgBr जो होता है सिल्वर ब्रोमाइड, इसी का प्रयोग होता था फोटोग्राफिक फिल्मों में। जो पुरानी फोटोग्राफी, ये फिल्म इसको बोलते हैं फोटोग्राफिक फिल्म। तो इसको अगर हम देखते थे तो इसमें छोटे छोटे से फ़ोटो दिखते थे, वो किसकी वजह से होता है, AgBr की वजह से ही हमको दिखते थे, ठीक है। तो ये प्रकाशीय अपघटन का उदाहरण है। तो प्रश्न भी ऐसे भी आता है कि AgBr या सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ होता है, तो फोटोग्राफिक फिल्मों में इसका प्रयोग होता था। आजकल तो नई चीज़ें आ गई, मेमोरी कार्ड वगैरह